गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट DLN के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज के जो हमारा टॉपिक है, आपको पता है कि इस समय हम लोग NCERT से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें सॉल्व कर रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो मैं चाहूँगा कि आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट हो उससे पहले जितने भी हमारे नए साथी आज इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो जल्दी से हमारे चैनल कैरियर पॉइंट DLN को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको पता है साथियों कि हमारा ये जो चैनल है ये पूरी तरीके से आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और हमारा पूरा प्रयास है कि अपने इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बेहतर तौर पर तैयार कर सकें। आपको यहाँ करना ये है कि हम जो भी क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व कर रहे हैं उसके एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से समझेंगे। और हमारा जो इस समय टॉपिक चल रहा है शाम के टाइम में वो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इस पे हमने पहले भी कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, अगर आपको उन्हें देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भारतीय संविधान से संबंधित वीडियोस को देख सकते हैं। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक हम लोग जो ले रहे हैं वो है, आप देख सकते हैं, वो है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित। तो इनके कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप सभी लाइव चैट के थ्रू हमसे जुड़ जाएं। पहला क्वेश्चन आपके लिए आज के टेस्ट का है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, आपके चार वो देख सकते हैं डिटेल्स के बारे में। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या फिर दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इन चारों पंक्तियों से आप यहाँ पे कूट बना सकते हैं और आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि कौन सा इसका सही आंसर है। साथियों, जो संविधान से संबंधित प्रश्न इस समय हम आपके लिए लेकर टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आ रहे हैं, ये आपके आगामी UPSI के एग्ज़ाम के लिए या फिर CTET के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण सेक्शन है। यहाँ से निश्चित तौर पे आपको परीक्षाओं में प्रश्न मिलेंगे ही। क्वेश्चन जो फर्स्ट है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 1, 3 एवं 4। यहाँ आप डिटेल को थोड़ा समझ सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो कि 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है, सम्मिलित होगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो संसद में लोकसभा, राज्यसभा हुआ और राज्य के केवल विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। आपको इन तीनों कथनों में से आपको विचार कर इन चार विकल्पों में आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। अगर आप आज के टॉपिक को शुरू से लेकर लास्ट तक आप हमारे इस वीडियो में बने रहते हैं तो आज के टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जहाँ कुछ आपको डाउट्स होंगे वो आप एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ सकते हैं। तो बस आपने करना ये है कि आप हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। यहाँ ध्यान रखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 58(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब वह भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। एवं तीसरी जो क्राइटेरिया है वो है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यहाँ ध्यान रखेंगे जो तीसरा कथन था उसमें लिखा था संसद का सदस्य। संसद से तात्पर्य राज्यसभा और लोकसभा दोनों हो जाता है, जबकि यहाँ नियम है कि वह लोकसभा की अर्हता रखता हो। अतः तीसरा कथन गलत था, तो ऑप्शन सी केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा। आपके ऑप्शन से लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को।
आप ध्यान रखेंगे साथियों, संविधान के इस महत्वपूर्ण टॉपिक में आपसे बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं परीक्षाओं में, और यही आपको रिजल्ट के लिए आपसे बाहर कर देती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो इस पॉइंट से आपको 100% सही क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन जो थर्ड है, इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो है आपका ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। डिटेल को एक बार आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 56(1) क के अनुसार राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा। संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति अपना जो त्याग है वो उपराष्ट्रपति को अपना देता है, त्याग पत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं आप। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे हैं? आपके ऑप्शन है वीवी गिरी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर डॉक्टर KR नारायणन। आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो ट्रेड यूनियंस के आंदोलन से भी संबंधित रहे हुए हैं। देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, वीवी गिरी। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे तथा इनका कार्यकाल 1969 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक था। वे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल में ही हो गया था। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको मिल रहे हैं, उसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 5 है आपके लिए कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर महान्यायवादी। आज की जो टेस्ट सीरीज है साथियों वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित हमारा इसमें पार्ट 1 है, जिसके महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं। क्वेश्चन जो 5 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53(2) के अनुसार राष्ट्रपति संघ के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। यहाँ इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है? आपके ऑप्शन से भारत का महाधिवक्ता, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है सी, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। इसकी एक्सप्लेनेशन पे आप ध्यान देंगे कि संविधान के अनुच्छेद 71(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों का समाधान जो है वो भारत का उच्च न्यायालय करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आप कि केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया है? आपके ऑप्शन हैं वित्त आयोग, नीति आयोग, कराधान जांच आयोग या फिर राज्य वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर जो 7 आपसे, इसका आंसर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति जिस निकाय का गठन करता है वो है आपका वित्त आयोग। यहाँ ध्यान रखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पूर्व राष्ट्रपति एक वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह संघ तथा राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों के वितरण तथा भारत के संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किस आधार पर दिया जाए इसके संबंध में सुझाव देगा।
राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखवाएगा। 27 नवंबर 2017 को एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो उम्मीद है आप यहाँ समझ पाए होंगे। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। यहाँ पे इन चारों स्टेटमेंट्स को देख के आप बता सकते हैं कि संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या फिर संसद और विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा। आप विकल्पों पे ध्यान से विचार करेंगे और इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहें। साथियों, जितने भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल को इस समय देख रहे हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित तौर पे लाइव चैट के माध्यम से कमेंट सेक्शन में आके आप हर एक क्वेश्चन का उत्तर जरूर दें। क्वेश्चन अर्थ है आपसे कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, यहाँ इसका डिटेल समझ सकते हैं। वो है आपका ऑप्शन ए, संसद के सदस्यों द्वारा। यहाँ ध्यान रखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि संसद के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों ही सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और इसके चुनाव में राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती। तो आप इसे स्पष्ट समझेंगे। क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं आपके उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का। आप जितने भी स्टूडेंट हमसे अगर आपने संविधान की क्लास की हुई है तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस टेस्ट सीरीज़ में बहुत बेहतर करेंगे और बहुत रेयर केस में ही आपसे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका जो आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन ए, राज्यसभा। इसके आर्टिकल को ध्यान रखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? आपके ऑप्शन से 2, 4, 8 या फिर राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है। क्वेश्चन एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। यहाँ आप इसको ध्यान रखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 331 यानी 331 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि एंग्लो इंडियन जो होता है उस व्यक्ति को माना जाता है जिसके जो दादा और दादी इनमें से कोई एक यूरोपियन हो और एक भारतीय हो, तो इनकी जो भी पीढ़ियाँ आगे आएंगी उन्हें हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। और यहाँ पे जो एक आर्टिकल है इससे आप ध्यान रखेंगे, ये आर्टिकल 331 जो कि कई बार पेपरों में पूछा जाता है एंग्लो इंडियन से संबंधित। तो याद करने का तरीका है कि 2 एंग्लो इंडियन को चुनने का है और 2 का मतलब यहाँ 3 और 3, ये ध्यान रखेंगे 2 एक ही जैसे वर्ड हैं। तो 331 जो आर्टिकल है इसमें 2 एंग्लो इंडियन को चुने जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं आप कि भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन से भारत का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, संघ का विधि मंत्री या फिर भारत का प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 11 साथियों आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति। यहाँ ध्यान रखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त कर सकता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा तथा यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा इसके वेतन एवं भत्ते आदि का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण एक पद है और इसके बारे में डिटेल आपको यहाँ हमने दे दिया है। देख सकते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसे देख सकते हैं।
कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आपके ऑप्शंस है विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा या फिर संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर जो 12 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, संसद द्वारा। ध्यान रखेंगे संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कई बार पूछा जाता है, इसे महाभियोग यानी इम्पीचमेंट कहा जाता है, के अनुसार संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व कम से कम 14 दिनों की लिखित सूचना राष्ट्रपति को देना आवश्यक होता है। महाभियोग के लिए एक संकल्प प्रस्तुत करना होगा जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों और उसे उस सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया गया हो। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संसद के किस सदन से राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे दोनों सदन में से किसी सदन में भी पहले लाया जा सकता है, लेकिन उसके खिलाफ प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिन पहले उसे लिखित रूप से सूचना देनी होती है। बढ़ते हैं साथियों, अपने नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं आप कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी या फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है साथियों, इसे देख सकते हैं आप, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे तथा इनका कार्यकाल वर्ष 1977 से 1982 तक था। वे भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं आप कि निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे? आपके विकल्प हैं एस राधाकृष्णन, KR नारायणन, नीलम संजीव रेड्डी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखेंगे कि जो राष्ट्रपति का पद है वो हमारे संवैधानिक क्रम में सबसे ऊपर यानी सर्वोच्च पद है और इससे संबंधित प्रश्न निश्चित तौर पे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति पद के लिए 1952 से 57 तथा 1957 से 1962 ईस्वी तक 2 बार निर्वाचित हुए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं आप कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा या फिर डी ऑप्शन है मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर जो 12 है साथियों कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, संसद। ध्यान रखेंगे संसद के महत्वपूर्ण 3 अंग होते हैं। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, जिसे आर्टिकल 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी होगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा हैं। तो यहाँ आप क्लियर रखेंगे। अगर आपसे पेपर में कभी भी पूछे कि संसद के कितने अंग होते हैं तो आप कहेंगे 3, लेकिन अगर ये पूछे कि संसद में कितने सदन होते हैं तब कहेंगे 2, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आप कि 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, VV गिरी, BD जत्ती या फिर M हिदायतुल्ला। इसके पहले जो क्वेश्चन था वो राष्ट्रपति से संबंधित था और ये क्वेश्चन जो है ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। बिल्कुल इसका जो भी आंसर दे रहा है उनको फैक्ट जो उनके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आप यहाँ ध्यान देंगे कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 पूर्ण अवधियों 1952 से 57 ईस्वी तथा 1957 से 62 ईस्वी तक भारत के उपराष्ट्रपति थे तथा वे 1962 से 67 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति भी थे। वे 1949-1952 ईस्वी तक सोवियत संघ यानी रूस में भारत के राजदूत यानी एम्बेसडर के रूप में थे।
वे वर्ष 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने एवं वर्ष 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे कई सारे फैक्ट ऐसे हैं जो आपको इस व्याख्या के दौरान दिए गए हैं और ये सभी आपसे पेपरों में प्रश्न बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसे आप ध्यान से देखें कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 16 सदस्यों को, 10 सदस्यों को, 12 सदस्यों को या फिर 14 सदस्यों को? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप थोड़ा सोच समझ कर दें। क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका आंसर है आपका देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में आप ऑप्शन है डी, 14 सदस्यों को। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल 14 सदस्यों को मनोनीत यानी नॉमिनेटेड करता है। संविधान के अनुच्छेद 80(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव रखते हों, जबकि आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे 12 और 2 14 यानी कुल 14 सदस्यों को राष्ट्रपति संसद ने मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं आप कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है? आपके ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। आप देख सकते हैं यहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यहाँ ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, जबकि अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहे कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, बशर्ते वह संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य हो। अगर नहीं भी हो तो कम से कम 6 माह से अधिक दिनों तक वो मंत्री नहीं रह सकता। तो आप ध्यान रखेंगे, आप अगर सदस्य नहीं तो 6 माह से अधिक मंत्री नहीं रह सकते। अदरवाइज अगर आप सदन के सदस्य हैं तो आप राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पद पे बने रह सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं आप कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? आपके ऑप्शन से भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या फिर भारत के अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर जो 19 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग। देख सकते हैं आप संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों तथा संसद के प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचनों का आयोजन भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाएगा। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ के लास्ट क्वेश्चन यानी सेक्शन फर्स्ट के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 3 माह, 6 माह, 9 माह या फिर अनिश्चित काल के लिए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जामों में अक्सर ट्रेंड करता है। आप ऐसे प्रश्नों को जरूर नोट्स बनाते रहें। क्वेश्चन नंबर जो 20 है साथियों कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 6 माह। यहाँ डिटेल देख सकते हैं आप कि आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जब संसद का कोई एक सदन अथवा दोनों सदन सत्र में न हो। यदि राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश 6 माह के लिए लागू रहता है, परंतु संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है यानी वह एक्ट बन जाता है। तो साथियों ये तो था हमारा जो आज का टॉपिक संविधान का था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। उससे संबंधित जो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन
जो एनसीईआरटी पे आधारित बन सकते थे उनको आप लोगों ने अब तक सॉल्व किया। अब इसका जो दूसरा सेक्शन है आज की टेस्ट सीरीज़ का, आप देख सकते हैं और वहाँ कुछ प्रश्न हैं जिनको आपको और सॉल्व करना है, और ये है आपका मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो है, इससे संबंधित हम बहुत ही कम क्वेश्चंस को लेने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप दूसरे सेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। और इस सेक्शन की शुरुआत हम लोग फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। यहाँ पे लगभग 10 क्वेश्चन के करीब हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। आज की टेस्ट सीरीज के दूसरे सेक्शन का जो पहला प्रश्न है आपके लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। आपके ऑप्शन से आर्टिकल 72, आर्टिकल 75, आर्टिकल 73 या फिर आर्टिकल 76। साथियों, आप सभी हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक तथा शेयर करते रहें, क्योंकि हमारा ये जो पूरा प्रयास है आप सभी के हित में है, और आप लोग जितना इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, अधिक से अधिक स्टूडेंट को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पे सेकेंड टॉपिक का, वो है आपका आंसर बी, अनुच्छेद 75। आप देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो यहाँ इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 75(1). नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे। आपके ऑप्शन है एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपको बताना है कि कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, चंद्रशेखर। आप ध्यान रखेंगे कि एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने के समय में राज्यसभा के सदस्य थे, जबकि चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश के बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य थे। वे 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। क्वेश्चन थर्ड आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों और केंद्र के मंत्रिमंडल सदस्य या फिर संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य। आप सभी जल्दी से क्वेश्चन विकल्प को देखें और इसके बाद अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताते रहें। क्वेश्चन थर्ड का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा इसके सदस्यों में सभी कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं आप कि भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास या फिर जनता का समर्थन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पेपरों में आमतौर पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो है आपका ऑप्शन सी, लोकसभा का विश्वास। ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, जो अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अतः प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है। केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्र एवं राज्य सरकार में या फिर डी ऑप्शन है स्थानीय शासन में। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, मुझे उम्मीद है इसमें कई लोग क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर है वो आपका ऑप्शन ए, केंद्र सरकार में। ध्यान रखेंगे भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित है। इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 248 में किया गया है। इन विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संसद को है।
अवशिष्ट विधायी शक्तियों से तात्पर्य ऐसे विषयों पर है जिनकी विधि बनाने की ऐसे विषयों पर विधि बनाने की शक्ति से है जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। आप ध्यान रखेंगे कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है, राज्य, संघ तथा समवर्ती। इनके अलावा जो भी विषय बच जाते हैं वो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं कि सरकारीय आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? कावेरी जल विवाद, केंद्र राज्य संबंध, राम जन्मभूमि विवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंध। भारत सरकार ने वर्ष 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति सरकारीय आयोग का गठन किया। इसके अन्य सदस्य थे शिवरमन एवं SR सेन थे। इस आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करने और इसके संबंध में आवश्यक संस्तुतियों देने के लिए किया गया था। इसने वर्ष 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आपकी राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या फिर भारत के राष्ट्रपति? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट जो इस समय हमारे टेस्ट सीरीज़ सुबह और शाम दोनों टाइम आप दे रहे हैं टेस्ट सीरीज़, आपको निश्चित तौर पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस के करेक्शन आपको मिलते होंगे। साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको कई सारे और पॉइंट्स क्लियर होते होंगे। तो आप हर दिन आप हमारे साथ वीडियो में बने रहा करें और शुरू से अंत तक अगर आप रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है साथियों वो है, आप देख सकते हैं ऑप्शन है ए, प्रधानमंत्री। यहाँ इसके डिटेल को समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन अक्टूबर 1961 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से निपटने हेतु किया गया था। इस परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर जो 8 है कि प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सम्मिलित कीजिए। इस क्वेश्चन को देख सकते हैं आप HD देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और विश्वनाथ प्रताप सिंह, और उनके सामने उनका कार्यकाल दिया हुआ है और नीचे कूट दिए गए हैं। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा। देख सकते हैं आप। इसके बाद आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में सबमिट करें। क्वेश्चन नंबर जो 8 है साथियों, इसका जो आंसर है वो देख सकते हैं आप, ऑप्शन है डी। यहाँ पे आंसर आप डिटेल देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल से विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। उसके बाद चंद्रशेखर हैं 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। HD देवेगौड़ा जो है वो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल है वो 10 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके, कैबिनेट से क्या तात्पर्य है? शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्रीगण या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। मूल संविधान में कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पहली बार आर्टिकल 352 के अंतर्गत किया गया। मंत्रिमंडल का आशय है मंत्रियों के उस समूह से है जिसमें प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो पहला विकल्प है वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। यहाँ क्वेश्चन को आप ध्यान से थोड़ा देख सकते हैं।
बी ऑप्शन है वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। या फिर डी ऑप्शन है उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 महीने के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन को एक बार आप डिटेल में देख सकते हैं और फिर अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है स्टूडेंट्स, वो देख सकते हैं, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु मतदान में भाग लेने के लिए आवश्यक है कि वह उस सदन का सदस्य हो। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लोकसभा में लाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इस प्रश्न को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो सेकेंड पार्ट है आज की वीडियो का, उसमें केवल 12 प्रश्न है साथियों। तो ये 11वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन है, मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, या फिर 85वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है जो है साथियों, इसका जो आंसर है वो देख सकते हैं आप, वो है आपका ऑप्शन बी। भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री यानी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पद का कोई प्रावधान नहीं है, किंतु समय समय पर राजनीतिक कारणों से सत्तारूढ़ दल द्वारा संविधान के प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन किया है। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। आज की जो टेस्ट सीरीज है उसका जो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए वो ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में कौन यह स्पष्ट करता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? आपको बताना है कि ये कौन सा संविधान संशोधन है, 90वां, 91वां या फिर 92वां संविधान संशोधन या फिर 93वां संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर जिसको भी इसका आंसर पता है आप आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है साथियों, इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो है आपका ऑप्शन बी, 91वां संविधान संशोधन। ध्यान रखेंगे यहाँ कि संविधान के अनुच्छेद 75(1) क के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, किंतु वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। तो अब उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इसे। तो साथियों ये तो था आज की टेस्ट सीरीज़ के जो महत्वपूर्ण, टोटल आप देखेंगे पहले सेक्शन में हमने 20 प्रश्नों को सॉल्व किया और दूसरे सेक्शन में 12, यानी आज की टेस्ट सीरीज़ में हम लोगों ने महत्वपूर्ण 32 प्रश्नों को हल किया और साथ ही साथ उनके व्याख्या के माध्यम से आपके कई और भी क्वेश्चंस आपके तैयार हुए। तो आज की टेस्ट सीरीज जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद से संबंधित थी, आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसके साथ साथ इन 32 प्रश्नों में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इनका भी आप ज़रूर जिक्र करें। साथियों आपको हमने एक न्यूज़ आज सुबह में भी आपको दी थी कि हम अब अपने कोचिंग संस्थान में CBSE और ICSE बोर्ड के क्लास 6 to 12 तक के एकेडमिक सेशन की भी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट इन क्लास में उनको कोचिंग करनी है तो आप हमारे कोचिंग के जो भी नंबर्स हैं उस ऑफिस कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकते हैं, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन जैसे ही कराते हैं तो सीटें चूँकि लिमिटेड हैं, कोविड-19 के बाद हम लंबी क्लास नहीं ले सकते, तो लिमिटेड सीटें हैं, तो आप सभी इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों ने भी UP SI, बिहार SI या फिर दिल्ली पुलिस के लिए फॉर्म फिल करने वाले हैं, उनके लिए भी स्पेशल बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप अपना डिटेल ज़रूर नोट करा लें और फिर उसके बाद मैसेज के थ्रू उन्हें बताया जाएगा कि उनकी क्लासेस कब से होंगी। तो उम्मीद है साथियों आज की जो टेस्ट सीरीज़ रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।